हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है क्या, आयोनिक पोटेंशियल, आयनिक विभव। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, आयोनिक पोटेंशियल कैटाइन से रिलेटेड एक पैरामीटर है। ये कैटाइन के चार्ज और उसकी साइज की रेशियो की क्या होता है, बराबर होता है। तो यही मैंने लिखा है कि इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ कैटाइन टू द साइज ऑफ कैटाइन। समझे बच्चों कि धनायन के आवेश तथा आकार का अनुपात ही क्या कहलाता है, आयनिक विभव, फाई। समझ गए इस तरह से। तो इसका जो फॉर्मूला है, आयोनिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ कैटाइन अपॉन साइज ऑफ कैटाइन। धनायन का आवेश बटा धनायन का आकार। अब आप इस रिलेशन से देखो, आपको आयोनिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है चार्ज के। जितना ज्यादा चार्ज कैटाइन का उतना ज्यादा फाई, और साइज के आपको क्या दिख रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब साइज अगर कैटाइन की ज्यादा है, बड़ी है, तो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। जैसे यहाँ देखें, हम चार्ज की बात करें तो Na+ से लेकर Si4+ तक आप देख रहे हैं चार्ज 1 यूनिट से बढ़ रहा है। लिथियम प्लस से बोरॉन 3+ तक चार्ज 1 यूनिट से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि आयोनिक पोटेंशियल इस ऑर्डर में बढ़ेगा। और अगर हम साइज की बात करें तो किसी भी ग्रुप में अगर हम कैटाइंस की बात करें तो ग्रुप में ऊपर से नीचे चले तो कैटाइन की साइज बढ़ती जाती है, और ऐसे में आयोनिक पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, आयोनिक पोटेंशियल के हम कुछ एप्लीकेशंस ले लेते हैं। जैसे पहला है डिटरमिनेशन ऑफ पोलराइजेशन एंड पोलराइजिंग पावर। समझ गए ना कि बच्चों कि ध्रुवण तथा ध्रुवण क्षमता का निर्धारण। तो देखो, जो आयोनिक पोटेंशियल है, अभी आपने देखा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है चार्ज ऑफ कैटाइन। इसका मतलब है कि कैटाइन का चार्ज ज्यादा होगा, तो ऐसे में उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, और जब पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो उसमें पोलराइजेशन करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फाई। जितना ज़्यादा कैटाइन का ठीक है फाई की वैल्यू होगी, पोलराइजेशन उतना ज़्यादा करेगा वो। ऐसे ही पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और कोवेलेंट कैरेक्टर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब सीधा सा है कि ये तीनों आप देख रहे हैं फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे हम सोडियम से लेके और सिलिकॉन तक चले, चार्ज बढ़ता जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया फाई बढ़ेगा, फाई बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो इनके जो कंपाउंड्स बनेंगे आप देख रहे हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर इस ऑर्डर में बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमें फाई पता हो तो हम कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बता सकते हैं। ऐसे ही अगर आप साइज के बेस पर भी देख लें, तो अगर हम साइज में चले तो साइज बढ़ने से कैटाइन की फाई डिक्रीज होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा। तो इस तरह से फाई के बेस पर, मतलब आयोनिक पोटेंशियल के बेस पर हम पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर, कोवेलेंट कैरेक्टर ये बता सकते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में, आप इसे नोट करें। अब देखो, सेकेंड एप्लीकेशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि डिटरमिनेशन ऑफ हाइड्रेशन टेंडेंसी ऑफ कैटाइन। हम जानते हैं हाइड्रेशन का मतलब है कि सराउंडिंग ऑफ कैटाइन बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मींस वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो सराउंडिंग है ये किसके कारण होती है, कैटाइन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन के कारण। तो छोटा कैटाइन तो ज़्यादा अट्रैक्शन करेगा, ज़्यादा हाइड्रेशन। तो इसका मतलब है कैटाइन छोटा है, चार्ज अगर ज़्यादा हो तो उसका हाइड्रेशन भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से सीधा सा है कि धनायन की जलीयोजन क्षमता, समझिए बच्चों, ये होगी हाइड्रेशन टेंडेंसी ऑफ कैटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फाई। मतलब हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फाई जलीयोजन ऊर्जा। जैसे हम लिथियम का हाइड्रेशन देखें, N1 मॉलिक्यूल्स मान लो H2O के लग रहे हैं और उसकी हाइड्रेशन एनर्जी है He1। ऐसे ही सोडियम आयन का हाइड्रेशन हो रहा है, N2 मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं और उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी है या हाइड्रेशन एनर्जी He2 है, तो N1 ग्रेटर देन N2, और इस तरह से हाइड्रेशन एनर्जी जो है H1 ग्रेटर देन H2। इसी तरह से अगर आपको साइज चार्ज के बेस पर देखना है कि ये है लिथियम प्लस गैस प्लस H2, या हम ये कहें कि यहाँ पर NLi या NH2O, इसको
इक्वल टू L प्लस, और यहाँ पर क्या है H2 होल N, और यहाँ He1 था। ठीक इसी तरह से अगर हम बेरिलियम 2 प्लस गैसियस स्टेट में लें, ठीक है, और इसका हाइड्रेशन कराएं, मान लो N1 है, N2 है, H2O, और यहाँ बना Be, हम चार्ज यहाँ लगा सकते हैं, और H2O यहाँ N2 ले लें, और He2 है ये प्लस से, तो यहाँ पर भी N ग्रेटर देन N2 ग्रेटर देन क्या होगा N1। ठीक इसी तरह से ये He2 ग्रेटर देन He1, क्योंकि यहाँ चार्ज का इफेक्ट आएगा। और वैसे भी दिख रहा है कि बेरिलियम 2 प्लस लिथियम 1 प्लस से ज्यादा फाई रखेगा। तो इस तरह से चाहे चार्ज बढ़े, चाहे साइज का चेंज हो रहा हो, जो हाइड्रेशन टेंडेंसी है वो फाई पे डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा फाई कैटाइन के लिए उतना ही ज़्यादा उसका हाइड्रेशन होगा, उतना ही ज़्यादा हाइड्रेशन की एंथैल्पी होगी। तो ये बात समझ गए होंगे। यहाँ पर हमने सेम चार्ज और साइज के बेस पर देखा है, यहाँ चार्ज अलग करके और उनके चार्ज के बेस पर देखा है। तो चार्ज ज़्यादा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा, बेरिलियम 2 प्लस में चार्ज ज़्यादा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, उसमें हाइड्रेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बता सकते हैं फाई के बेस पे, तो आप इसे नोट करें। अब देखो थर्ड एप्लीकेशन है और वो है हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, संकुल निर्माण की प्रवृत्ति। ये चैप्टर आएगा कॉम्प्लेक्स 12th में है, जिसमें जो डी ब्लॉक के कैटाइंस हैं और जो लिगेंड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है और उससे बनता है कॉम्प्लेक्स। तो देखो कॉम्प्लेक्स बनने में कैटायन जो होता है वो लिगेंड्स से लोन पेयर लेता है। तो इसका मतलब है कि लोन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किस पर डिपेंड करेगी, कैटायन के न्यूक्लियर अट्रैक्शन पर। न्यूक्लियर अट्रैक्शन किस पर डिपेंड करता है, पॉजिटिव चार्ज पर और छोटी साइज पर। तो इस तरह से अगर आयनिक पोटेंशियल ज़्यादा है तो कैटायन में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज़्यादा होगी और उसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उस पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा लिगेंड के ऊपर। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेट। ठीक है, फाई समझ गए बच्चों, संकुल निर्माण की क्षमता इसके समानुपाती है, फाई के या उनका स्थायित्व भी इसके समानुपाती है। जैसे Fe2 प्लस और साइनाइड मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एक 3 प्लस के लिए साइनाइड कॉम्प्लेक्स बनता है, सब दोनों में Fe है, साइनाइड भी इक्वल है, लेकिन चार्ज अलग अलग है, यहाँ 2 प्लस है, यहाँ 3 प्लस। तो इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा स्टेबल ये होगा। Fe3 प्लस में कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी 2 प्लस से ज़्यादा है। तो यहाँ क्यों, क्योंकि फाई बढ़ेगा। क्यों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Fe2 प्लस से ज़्यादा किसका फाई होगा, Fe3 प्लस का। समझिए ना, ये रीजन है। तो अगर आप पूरी एक ट्रांजिशन सीरीज में चले, ठीक है, और उस ट्रांजिशन सीरीज में अगर आप चलेंगे तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट चलोगे उसमें फाई इंक्रीज होता है, भले चार्ज सेम है लेकिन इनकी साइज डिक्रीज होती है। और ऐसे में जब साइज डिक्रीज होगी तो उनका फाई इंक्रीज होगा। ठीक है, और साइज डिक्रीज हो रही तो फाई इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। ठीक है बच्चों, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो कॉम्प्लेक्स जो है इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक इसी तरह से अगर आप टाइटेनियम, ठीक है, जर्कोनियम, हाफनियम, इनमें 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, तो इस तरह से इनमें भी फाई इंक्रीज होता है ग्रुप में नीचे की ओर। ऐसे में उनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक इसी तरह से अगर आप उसमें चले जाएं F ब्लॉक में तो आप देखेंगे सीरियम प्लस 3 से अगर आप चलते जाएं तो ल्यूटेशियम प्लस 3 तक कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी जो है बढ़ती जाएगी, उनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। तो डी ब्लॉक या ब्लॉक में वैसे आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो वहाँ पर जैसे जैसे इंक्रीज होगा फाई वैसे वैसे ये सारी प्रॉपर्टीज कम होंगी, इंक्रीज होंगी। ये बात समझ गए होंगे आप इसे। अब देखो नेक्स्ट है नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइडों की, धातु ऑक्साइडों की प्रकृति। आपको ऐसे ध्यान रखना है, बेसिक कैरेक्टर जब ये देख रहे हैं √5 लेस देन 2.2, इससे कम है तो उसमें बेसिक कैरेक्टर होगा। और ये है जैसे एग्जांपल Na2O,
K2O, Rb2O इनमें होता है। एम्फोटेरिक कैरेक्टर है जब रूट 5 इक्वल टू 2.2 से 3.2 के बीच में आता है, जैसे इनमें होता है। इनके लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं AlO3, Ga2, SnO2, इस तरह से इनका एम्फोटेरिक कैरेक्टर है। और एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो वो 3.2 से अगर ज्यादा है तो उनमें एसिडिक कैरेक्टर होगा, जैसे कुछ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। समझ गए बच्चों? अब हम आ जाते हैं इसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी के लिए। मेटल एंड यहाँ पर एक चीज और आएगा, मतलब एंड नॉन मेटल ऑक्साइड। समझ गए बच्चों? इस तरह से फिर आता है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट्स। ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट का स्थायित्व। तो आपको इतना ध्यान रखना है, जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनिक पोटेंशियल। ये ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम। वैसे भी हम जानते हैं कि अगर फाई ज्यादा है तो वहां कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो सीधा सा है कि कोई भी कंपाउंड, ऑक्साइड हो, हाइड्रोक्साइड हो, कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, हैलाइड्स हो, अगर आपको ये ध्यान रखना है कि फाई ज्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। जैसे हम लिथियम से लेके और सीजियम तक चले तो कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी इस ऑर्डर में इंक्रीज होगी क्योंकि फाई डिक्रीज होगा। इसी प्रकार से फर्स्ट ए ग्रुप के जो कार्बोनेट है वो सेकंड ए ग्रुप के कार्बोनेट से ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि उनके लिए फाई कम है, यहाँ फाई ज्यादा है। तो इस तरह से हम कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं, उनके बेसिक एसिडिक नेचर्स को बता सकते हैं। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो नेक्स्ट है डायगोनल रिलेशन। आप देखोगे कि जो पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड है और जो थर्ड पीरियड है, उनके एलिमेंट्स में डायगोनली केमिकली और फिजिकली क्या मिलती है? सिमिलरिटीज। मतलब ये है कि जो ये है सेकंड पीरियड, ठीक है, और ये क्या है? थर्ड पीरियड। तो आप देखोगे कि जो एलिमेंट्स हैं, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं और ये थर्ड पीरियड। तो इस तरह से इनमें एक डायगोनल, मतलब एक तरह से तिरछा क्या मिलता है? एक रिलेशन। मतलब इसकी प्रॉपर्टी इसके जैसी, इसकी प्रॉपर्टी इसकी जैसी, इसकी प्रॉपर्टी इसकी जैसी। और ये आगे बहुत ज्यादा नहीं जाता, कार्बन तक ही आपको ज्यादातर दिखेगा। कार्बन के बाद इसी तरह से यहाँ फॉस्फोरस है तो कार्बन का थोड़ा सा रिलेशन जो है नाइट्रोजन के यहाँ फॉस्फोरस से मिलेगा। तो इस तरह से डायगोनल रिलेशन दिखता है। इसका रीजन अगर आपसे पूछा जाए कि डायगोनल रिलेशन क्यों बनते हैं, तो मैं ये बता दूं कि जिन एलिमेंट्स के आयनिक पोटेंशियल लगभग सिमिलर या अप्रॉक्सीमेट होते हैं, ठीक है, उनमें इस तरह की प्रॉपर्टीज हो जाती हैं कि वो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले हो जाते हैं, क्योंकि उनमें पोलराइजिंग पावर बिल्कुल सेम हो जाती है। और यही कारण यहाँ लिखा हुआ है मैंने कि हैविंग सेम फाई फॉर एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल रिलेशन। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनमें ये फाई सेम हो गया हो उनमें डायगोनल रिलेशन मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हैविंग सेम फाई, हैविंग सेम पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन। समझ गए बच्चों? जिन तत्वों के फाई समान होते हैं उनके गुण समान हो जाते हैं, क्योंकि उनमें ध्रुवण क्षमता भी समान होती है। जैसे बेरिलियम 2+ फाई होता है 6.4 और एल्यूमिनियम 3+ 6.0, तो ये दोनों एक दूसरे से डायगोनल रिलेशन रखते हैं। ठीक इसी तरह से बोरॉन और सिलिकॉन का डायगोनल रिलेशन मिलता है। तो इस तरह से इन एलिमेंट्स के डायगोनल रिलेशंस मिलते हैं। तो आप यहाँ तक नोट करें।